हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है ईलू तिवारी। आपने पिछले वीडियो में हमने स्वरों का अध्ययन किया था, हिंदी वर्णमाला का स्वरों का अध्ययन जो किया था, मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ के अपने आगे एग्ज़ामों की तैयारी की होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप आगे भी मेरे चैनल से पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ामों की तैयारी करती रहिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसका जो हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है व्यंजन। तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। तो वह वर्ण जो अस्वतंत्र या अपूर्ण होता है, अर्थात जिसको हम अकेला नहीं बोल सकते, उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। वह वर्ण जो अस्वतंत्र या अपूर्ण हो या जिसको बोलने में हमको स्वर की आवश्यकता हो, जिसको हम अकेला नहीं बोल सकते, यदि आप उसको अकेला बोलेंगे तो वो आधा कहलाएगा, तो उसको कहते हैं व्यंजन। जिसका उच्चारण हम रुक रुक के करें वो व्यंजन कहलाता है। और इसका मूल स्वर हमेशा, यदि आप पूरा व्यंजन अकेला आधा लिखना चाहेंगे तो उसको आपको हलंत के साथ लिखना होगा, या शुद्ध व्यंजन आप लिखना चाहेंगे तो उसको आप हलंत के साथ लिख सकते हैं। जैसे ये आप का देख रहे हैं, इसमें नीचे हलंत लगा है, तो ये शुद्ध व्यंजन है, लेकिन आप इसको बोल नहीं सकते, ये आधा का कह सकते हैं इसको। यदि आप इसको पूर्ण करेंगे तो इसमें आपको आ के साथ जोड़ना होगा। क प्लस आ मिलके बनता है का, या इसको हम क्या कहेंगे? सस्वर व्यंजन, यानी ये पूर्ण व्यंजन हुआ। ये सस्वर या पूर्ण व्यंजन हो गया, इसके साथ स्वर जुड़ गया। बगैर स्वर के व्यंजन आधा अधूरा कहलाता है। आगे देखिए, व्यंजन के प्रकार पढ़ते हैं हम। तो व्यंजनों की संख्या होती है 33, जिनको विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आते हैं व्यंजन के 3 प्रकार, देख लीजिए। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्य, तीसरा है ऊष्म। इनको हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये आ गया स्पर्श। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्पर्श का। तो स्पर्श व्यंजन है अपने कितने? 25। इनकी संख्या कितनी है? 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श यानी हमारे मुख में उनका कहाँ पर बोलने में, मुख से बोलने में उनका कहाँ पर स्पर्श हो रहा है। गले पे स्पर्श हो रहा है, तालू पे स्पर्श हो रहा है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, मतलब हमारे मुख में वो व्यंजन कहाँ पे स्पर्श होकर निकल रहा है, हम उसको स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे वर्ण जिनका हमारे मुख में विभिन्न प्रकार से विभिन्न जगहों पर स्पर्श होता है। ये देखिए इसकी परिभाषा। वे वर्ण जो विभिन्न वागिंद्रियों, हमारे मुख की जो वागिंद्रियां हैं उनके द्वारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि के स्पर्श जो निकलते हैं या उच्चारित होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग। का वर्ग जो है, का यानी का की लाइन का जो वर्ग है, क, ख, ग, और ण, ये जो वर्ग है वो हमारे कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ यानी गले से। आप बोल कर देख सकते हैं का, इसका उच्चारण कहाँ से हुआ? गले से। इसका स्वर गले के बगैर नहीं निकल सकता, इसलिए ये कंठ से उच्चारित होता है। तो आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप आंसर लगा सकते हैं कंठ इसको उच्चारित करके। आप का बोल के या खा, ग, घ, कोई सा भी वर्ण हो, इसको बोलकर आप पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ से निकला है। ये कहाँ से निकला है? कंठ से। अब आता है च वर्ग। तो च वर्ग में अपना आता है च, छ, ज, झ और वा। तो च दोस्तों बोल के देखिए, च यानी इसका स्वर हमारा कहाँ से निकलता है? तालू से। हमारे मुख का जो ऊपरी भाग है, हमारे मुख के अंदर जीभ के ऊपर का जो भाग होता है उसको तालू कहते हैं। तो च का उच्चारण तालू से निकलता है, यानी हमारी जीभ हमारे मुख के ऊपर जो तालू है उससे टच होती है, वहाँ से इसका स्वर निकलता है। अब आता है आपका ट। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ और ण। तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ ये कहाँ से निकलता है? मूर्धा, यानी ये हमारी जीभ आगे की ओर इसको धकेलती है इस स्वर को, इसलिए इसको मूर्धा कहा जाता है। हमारा मुख और जीभ इस शब्द को हमारे मुख में से बाहर धकेलती है, इसलिए इसको मूर्धा कहते हैं। तो ये ट वर्ग आता है हमारा मूर्धा में। अब आता है त वर्ग। त, तो त, थ, द, ध और न, इसको बोल के आप देख सकते हैं ता।
त बोलते समय हमारी जीभ जो है दांतों को टच करती है, इसलिए ये हमारा दंत में आता है। ये कहाँ स्पर्श करता है? हमारा दांत को स्पर्श करती है, ये दंत में आती है। एग्जाम में यदि आ जाता है कि त वर्ग का जो व्यंजन है वो कहाँ से उच्चारित होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये दंत से उच्चारित होता है। अब लास्ट का हमारा आता है प। तो प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब इसको बोलने में हमारे होठों का उपयोग होता है। हमारा क्या, होठों से इसका स्वर निकलता है, इसलिए ये हमारा ओष्ठ में आता है। कहाँ आता है? ओष्ठ में। तो ये हमारे 25 क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। अब हमारा अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। अंतस्य यानी वे वर्ण जिनको बोलने में हमारे मुख में वायु रुक जाती है, थोड़ा रुक कर बोला जाता है जिनको, और वायु मुंह में रुक कर या एक बार घूमकर बाहर निकलती है, ये उनको अंतस्य व्यंजन कहा जाता है। या ये स्पर्श या ऊष्म के बीच में आते हैं, मतलब मुख को स्पर्श भी करके बोले जाते हैं और वायु बीच में रुक जाती है तो वो ऊष्म में वायु होकर मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इनको अंतस्य कहा जाता है। इनका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। य, र, ल और वा, है ना, ये चार अपने क्या हैं? अंतस्य व्यंजन हैं। इनको बोलकर देख सकते हैं आप एक बार। या इनको बोलने में मुख हमारे दांतों को थोड़ा सा स्पर्श भी करेगी और मुख से एकदम रुककर हवा भी बाहर निकलेगी, तो ये अंतस्य कहलाएगा। तीसरे नंबर पे अपना आता है ऊष्म। ऊष्म यानी गर्म, इसका मतलब ही क्या निकल रहा है? गर्म। यानी ये वे व्यंजन हैं, पहले अपन इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ में आपका आता है कि ये वो व्यंजन हैं, वे व्यंजन जिनको बोलने में मुख में हवा संघर्ष करके बाहर निकलती है या घर्षण करके मुख से टकरा कर बाहर निकलती है, कहीं भी बीच में ये संघर्ष करेगी। वे व्यंजन जिनको बोलने में मुख में हवा संघर्ष करके बाहर निकले या घर्षण करके बाहर निकले। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। शा में हमारे तालू से हमारी जीभ हमारे मुख के ऊपरी हिस्से तालू से क्या कर रही है? संघर्ष कर रही है शा को बोलने में। आप बोलकर देख सकते हैं शा। और ये वाला जो शा, इसको बोलने में मूर्धा आ रहा है, अर्थात धकेल रही है जीभ शब्द को बाहर। अब तीसरे नंबर पे आता है शा। इसको बोलने में हमारी जीभ दंत से संघर्ष कर रही है। किससे? दंत से। और हा को बोलने में हमारी जीभ कंठ से संघर्ष कर रही है, यानी जिसको बोलने में हमारी जीभ जिस स्वर को निकालने में संघर्ष करे वो हमारा ऊष्म व्यंजन कहलाता है। या आप तो एक साधारण सा इसका अर्थ निकालिए कि जिसको बोलने में मुख से गर्म हवा निकले, वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए। श, हा। आप इसको एक बार बोलकर याद कर लीजिए कि इसको बोलने में गर्म हवा निकलती है मुख से। श, हा, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो ये मात्र 4 हैं, आप इनको आसानी से याद भी कर सकते हैं। श, हा। और इनके ऊपर जो पहले शब्द जो आते हैं य, र, ला, वा, वो हमारे अंतस्य में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमने सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा का अध्ययन किया। तो व्यंजन यानी वो वर्ण जो एकदम अस्वतंत्र होता है या जिसको बोलने में हमें स्वर की आवश्यकता होगी, वो हमारा व्यंजन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें 3 प्रकार का डिवाइड हमने कर लिया है। पहला होता है स्पर्श, यानी स्पर्श का मतलब होता है हमारे मुख में व्यंजन कहाँ स्पर्श करके निकल रहा है, तो उसकी संख्या होती है 25 स्पर्श। दूसरा होता है अंतस्य की संख्या होती है 4। ऊष्म की संख्या भी होती कितनी? 4। तो स्पर्श में अपना आता है वे वर्ण जिनको हम हमारी मुख की बाघेंद्रियों के स्पर्श के द्वारा बोलते हैं। जैसे क वर्ण में क, ख, ग, घ हमारे कंठ से स्पर्श होकर निकलती है, इसलिए क वर्ण हुआ। च वर्ण च, छ, ज, झ हमारे तालु को स्पर्श करके निकलती है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ मूर्धा को स्पर्श करके निकलती है। त में त, थ, द, ध, न दांतों को स्पर्श करके निकलती है। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म हमारे होंठों को स्पर्श करके निकलती है, अर्थात ये स्पर्श व्यंजन हैं। दूसरा आता है अंतस्थ।
अंतस्थ वे वर्ण जिनको बोलने में हमारे मुख में वायु रुक कर एकदम बाहर निकलती है या रुक कर थोड़ा घूम कर बाहर को और धकेलते हैं वायु को, वे होते हैं अंतस्थ। अंतस्थ यानी ये सिर्फ 4 वर्ण हैं। य र लावा ये स्वर या व्यंजन के मध्य में माने जाते हैं, मतलब ये स्वर और व्यंजनों के बीच वाली कड़ी माना जाता है इनको। अब तीसरे नंबर पे अपना आता है ऊष्म यानी गर्म। वे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है या हवा मुख में संघर्ष करके घर्षण करके बाहर आती है, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें आता है स हा। अब हम थोड़ा सा इसका क्या देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं। आप इसको कहाँ तक समझे तो थोड़े से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब हम अभ्यास करते हैं। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ट कौन सा व्यंजन है, आप इसको पढ़कर बताइए। ट क्या ऊष्म व्यंजन है या अंतस्थ है या स्पर्श है? तो आपने मुझे पता है कि आपने इसका आंसर लिख लिया होगा, इसलिए मैं भी आपको ये बता देती हूँ कि ट हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ स्पर्श, ये स्पर्श व्यंजन है। अब दूसरे नंबर पे अपना आता है श। श शब्द कौन सा व्यंजन है या स वर्ण कौन सा व्यंजन है? तो इसमें पहले पे आता है स्पर्श, दूसरे पे आता है अंतस्थ या तीसरे पे आता है ऊष्म। अब आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। श हमारा ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है हमारा श। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। तीसरे नंबर पे अपना आता है किस वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है मुख से? तो आप वर्णों को बोलकर देख सकते हैं। देखो पहले नंबर पे है क। तो क को बोलने में हमको ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि हमारे मुख से कुछ हवा गर्म निकलती है या कुछ। फिर आता है आपका ट। तो ये भी एक रुका हुआ शब्द है, इसको बोलने में भी हमारे मुख से गर्म हवा नहीं निकलती। अब आता है अपना ग। श। शा को बोलने में हवा हमारे मुख में घर्षण कर रही है, यानी ये ऊष्म व्यंजन है और इसको बोलने से हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, चा को बोलने से नहीं निकलती। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ग श। हमारा आंसर हो गया श। श शब्द को बोलने से मुख से गर्म हवा निकलती है, ये एक ऊष्म व्यंजन है। त का उच्चारण मुख में कहाँ होता है? तो दोस्तों देखिए, ता का उच्चारण मुख में कहाँ होता है, आप ता को बोलकर देख सकते हैं। ता को बोलने में क्या गले से आवाज़ निकलती है? नहीं। क्या ता को बोलने में हमारी जीभ हमारे तालू को टच करती है? तो ये भी नहीं है। घ पे है ओष्ठ, क्या ता को बोलने में हमारे होठों से आवाज़ आती है? तो ये भी नहीं है। तो दोस्तों आंसर हमारा होता है क। क्या आंसर होता है हमारा? क, यानी ता को बोलने में हमारे दांतों से आवाज़ निकलती, यानी जो हमारी जीभ जो होती है दांतों को टच करके ता का स्वरण उच्चारण करती है। 5वें नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं। अभी हमने पूरा व्यंजन का चैप्टर जो पढ़ा है दोस्तों, उसके आधार पर आप इसका आंसर जल्दी ही दे देंगे। मुझे इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। क्या व्यंजन वर्ण पूर्ण होता है या व्यंजन वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होता है या व्यंजन वर्ण अपूर्ण होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए, नहीं तो हम इसका आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। इसको लाइक्स एंड इस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।